तो देखा आपने किस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग तरीके के नियम बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में 3 जनवरी से एक मॉक ड्रिल किया जाएगा। तमाम अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, बेड्स की क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन की किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है, दवाइयों की कमी ना पड़े इसके लिए मॉक ड्रिल वहां पर होगा। 3 जनवरी से इस मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। अलग अलग तरीके से लोग कैसे नियमों का पालन करें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, कैसे कोविड एटीट्यूड आना चाहिए उनके अंदर, इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए खासतौर पर प्रेरित करना बेहद जरूरी है, इसलिए 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल अस्पतालों में देखने को आपको मिलेगा, जहां पर तमाम बेड्स की आखिर क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है। क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था स्थितियां थोड़ी बिगड़ी जरूर थी, लेकिन तीसरी लहर वो ना आने पाए उससे पहले तमाम व्यवस्थाएं हर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी जैसा कि हमने आपको समझाया, उनकी ओर से भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामलों पर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगा और वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। सभी को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए आम लोगों से संपर्क किया जाएगा। किशोरों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलेंगे। बाहर से आने वालों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग होगी और जिलों में कोविड कंट्रोल रूम को एक्टिव रखा जाएगा। ये तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। किस तरीके से अस्पतालों में, क्योंकि कोविड के केसेस अगर बढ़ेंगे तो उसके बाद स्थितियां बिगड़ेंगी जरूर। देखिए उत्तर प्रदेश का हाल हमने आपको समझा दिया, वहां पर दो स्थितियां अलर्ट पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं। लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहां पर भी आपको बता दें कोविड के आंकड़े बढ़े ना, कोरोना के आंकड़े बढ़े ना, लोग लापरवाही ना बरतें, इसके लिए तमाम रेस्टोरेंट्स, कैफेज, होटल्स सब कुछ वहां पर फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। नए नियम लागू किए गए हैं। जो नियम पहले से ही थे उनमें सख्ती बढ़ती गई है ताकि लोग किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही ना करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में ये पाबंदियों का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है। राज्य के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक इन 5 जिलों में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज और जिम को अब पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और जिन जिलों के लिए आदेश जारी हुआ है उनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम के अलावा पंचकुला, अंबाला, सोनीपत शामिल हैं। और फिलहाल ये आदेश 12 जनवरी तक के लिए जारी किए गए हैं। इससे पहले पूरे राज्य की तरह ही इन जिलों में भी दोनों डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ 50% क्षमता में संस्थानों को खुलने की अनुमति दी गई थी। यानी कि तमाम तैयारियां अलग अलग स्तर पर राज्य सरकारें कर रही हैं ताकि किसी भी तरीके से लोग लापरवाही ना बरतें। इसलिए तमाम राज्य सरकारों ने नई गाइडलाइंस बनाई हैं, सख्तियां और ज्यादा बढ़ा दी हैं। हरियाणा की स्थिति हमने आपको बताई, वहां पर 5 जिले ऐसे हैं जहां पर अब सख्तियां और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं ताकि लोग नियमों का पालन करें। जिम, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफेज, ये तमाम चीजें अब बंद रहेंगी ताकि किसी भी तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी ना बरती जाए। और फिलहाल ये आदेश आपको बता दें कि 12 जनवरी तक के लिए ही जारी किए गए हैं। इससे पहले पूरे राज्य की तरह ही इन जिलों में भी डोज वैक्सीनेशन की दोनों डोज और उसका सर्टिफिकेट बेहद जरूरी कर दिया गया है। और कुछ संस्थान ऐसे होंगे जहां पर केवल 50% क्षमता के साथ ही लोग आना जाना कर सकते हैं। फिलहाल के लिए रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन सभी को बंद कर दिया गया है। अलग अलग राज्य अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि जब से केंद्र सरकार की चिट्ठियां इन तमाम राज्यों को गई हैं उसके बाद से हर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। हर राज्य सरकार की ओर से अलग से तैयारी की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा अलग से मंडरा रहा है। एक नए अवतार में कोरोना ने जन्म लिया है ओमिक्रॉन के रूप में और धीरे धीरे पूरे देश में ओमिक्रॉन के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक 24 नवंबर वो तारीख थी जब पहली बार दक्षिण अफ्रीका में इसका जो वेरिएंट था वो पाया गया था। उसके बाद से ये आंकड़े हम उंगलियों में गिन लेते थे, लेकिन आज स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। और आपको एक बार मैं खुद मौजूद हूँ यहाँ पर जम्मू में, यहाँ की स्थिति आपको बता दूं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पर ये श्रद्धालु हैं जो इस वक्त जा रहे हैं दर्शन करने, लेकिन कई चेहरों पर आपको मास्क दिखेगा क्योंकि यहाँ पर सख्त पाबंदियां हैं। आगे फोर्स भी तैनात की गई है, हर चीज की निगरानी की जा रही है। लोग जागरूक जरूर हैं, लेकिन फिर भी एका दुक्का चेहरे ऐसे हैं जो बीच बीच में लापरवाही बरतते हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है उनकी ओर से, प्रशासन की ओर से, जो यहाँ पर फोर्स मुस्तैद है उसकी ओर से, कि लोग किसी भी तरीके से कोविड गाइडलाइंस का उनका पालन वो जरूर करें। साथ साथ पर आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर छोटे छोटे कैंप्स बनाए गए हैं जहां पर कोविड के जो इंतजाम है, कोविड टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी की बड़ी खबर कोविड पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दोपहर 12 बजे हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश के सभी डिवीजन कमिश्नर और जिले के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के आंकड़ों पर भी अब सख्ती लगाना, पाबंदी लगाना बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए हरियाणा से ये बड़ी खबर हम कोविड पर आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर पूरे के पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और वो आज एक हाई लेवल मीटिंग लेंगे 12 बजे। तमाम जिलों के डीएम भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। चमन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चमन, और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या डिटेल्स है? जी देखिए, जिस तरह से हरियाणा में कोरोना और ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उन्हीं को नजर रखते हुए हरियाणा में सरकार ने आज एक अहम बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता खुद मनोहर लाल खट्टर करेंगे और हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज उसमें मौजूद रहेंगे। और जितने भी हरियाणा के जो कोरोना संक्रमित जो जिले हैं वहां पर खासकर जो निर्देश जो है वो भी हरियाणा सरकार ने जो दिए हैं, और उसको भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं आज कोई और नए ऐलान भी हरियाणा गवर्नमेंट कर सकती है कि जिस तरह से जो मामले कोरोना को लेकर जो है वो लगातार ही प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उनको उसके ऊपर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जो हरियाणा में लगभग अभी जो है वैक्सीन जो है वो भी जो है फर्स्ट डोज जो है 96% हो चुकी है और जो सेकंड डोज है वो भी 68% हो चुकी है। इसके बावजूद भी हरियाणा में जो है कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़े हुए हैं। और ओमिक्रॉन की अगर आप बात करें तो ओमिक्रॉन के भी मामले हरियाणा में जो है वो 68 के करीब आ चुके हैं, जिसमें से जो है 22 करीब जो मामले थे वो जो मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं। लेकिन उनको हरियाणा के जिस तरह से हरियाणा में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने आज 12 बजे एक बैठक का जो है बैठक रखी हुई है। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो हरियाणा से सामने आ रही है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन पर नियंत्रण लगाने के लिए, उन पर अंकुश करने के लिए ये तमाम कदम अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा उठाए जा रहे हैं। जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज 12 बजे एक बैठक करेंगे, जिसमें जिलों के तमाम डीएम उनके साथ मौजूद होंगे, अपनी अपनी रिपोर्ट वो सौंपेंगे। उसके बाद क्या फैसला लिया जाता है, कोविड गाइडलाइंस पर किस तरीके से सख्तियां बढ़ाई जाती हैं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। और देखिए, कोरोना की रोकथाम के लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम राज्य सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि 3 जनवरी वो तारीख होगी जब से 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। क्योंकि देखिए, खतरा तो सबके लिए ही है, इसलिए बच्चों को भी अब वैक्सीनेट करने का जो अभियान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 3 जनवरी से तमाम बच्चे जो 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से नए नए स्वरूप अब ले रहा है कोरोना, नए नए आंकड़े उसके सामने आ रहे हैं, उसने अब चिंता बढ़ा दी है। इसलिए बेहद जरूरी है कि जो बच्चे हैं वो भी वैक्सीनेट हो जाएं। इसलिए कदम अब उठाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, जहां पर 3 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत होगी। 15 से 18 साल के स्लैब के जो बच्चे होंगे उनको वैक्सीनेशन की डोज दी जाएगी, जिसका जो अब मॉक ड्रिल टेस्ट है वो अंतिम स्वरूप में है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं पहले से ही, और अब बच्चों को 3 जनवरी से टीका लगना शुरू हो जाएगा। को भी अब वैक्सीन इस महीने से चालू हो जाएगा, और इससे हम जो बच्चों में ट्रांसमिशन का जो डर है वो कम होगा। जो हमने देखा है कि बच्चों में अभी तक वैक्सीन नहीं मिली और 15 से 18 में पहले फेज में ये वैक्सीनेशन होने जा रहा है, तो इससे निश्चित रूप से जो प्रोटेक्शन है बच्चों में, जो स्कूल के कॉलेज के जो बच्चे हैं उसमें बहुत निश्चित रूप से ये आवश्यकता लंबे टाइम से महसूस की जा रही थी। हमने देखा कि विदेश में पहले से ही बच्चों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है, पर भारतवर्ष में अब इस महीने में स्टार्ट हो रहा है, और एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो ये बहुत अच्छा कदम है और बड़ा कदम है, क्योंकि 3 जनवरी से तमाम 15 से 18 साल के जो बच्चे होंगे उनका वैक्सीनेशन की उनकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसने सरकार की, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार की, उसकी चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूदा रूप में 27,000 से भी ज्यादा ऐसे आंकड़े हैं, ऐसे केसेस हैं कोरोना के इस वक्त भारत में। साथ साथ 23 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त ओमिक्रॉन फैल चुका है। धीरे धीरे ओमिक्रॉन की दहशत भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त पूरे के पूरे देश में 1500 से भी ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन के केवल एक नया स्वरूप है। ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना ने अब जन्म लिया है, जिसकी वजह से न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी दहशत बढ़ती जा रही है। इसलिए बेहद जरूरी है कि कोई भी लापरवाही ना बरते। लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाह होते दिख रहे हैं। कोविड
अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वो पालन नहीं कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और इसका नतीजा ये होगा कि भविष्य में स्थितियां और ज्यादा बद से बदतर हो सकती हैं। इसलिए समझना बेहद जरूरी है, इस वक्त की स्थिति को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम सबको याद है कि दूसरी लहर में क्या स्थितियां बनी थी, किस तरीके से बेड्स में अस्पताल की कमी हो गई थी, किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी और उस तरीके की स्थितियां यहाँ पर अब आने किसी भी तरीके से नहीं देनी है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी पूरे अलर्ट मोड पर है, एक्शन मोड पर है। तमाम राज्यों को अलग अलग चिट्ठियां भेजी जा रही हैं कि किस तरीके से क्या नियम उनको बनाने चाहिए, क्या क्या सख्तियां उनकी ओर से होनी चाहिए और तमाम राज्य सरकारें जो हैं अलग अलग तरीके से अपने अपने राज्यों में आंकड़ों के हिसाब से, आंकड़ों को देखकर सख्तियां बरतने की पूरी कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए राज्यों को फिर से एक चिट्ठी लिखी, पहले भी चिट्ठी लिखी थी स्वास्थ्य सचिव की तरफ से। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये चिट्ठी लिखी गई है जहां पर अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शुरू हो, होम आइसोलेशन के मरीजों की निगरानी हो और निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की जाए, हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम बनाए जाएं। ये वो तमाम कदम उठाने के लिए कहा गया है। अगर जरूरी हो किसी भी राज्य में, तमाम राज्यों को 2 बार चिट्ठी दी जा चुकी है, इससे पहले भी दी गई थी और एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से कोरोना रोकथाम के लिए इन तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है ताकि वो अपने अपने स्तर पर वॉर रूम्स तैयार कर ले, ताकि तीसरी लहर अगर आती है, हमें वैसे तो आने नहीं देना है, लेकिन अगर आती है तो उससे निपटने के लिए भारत या फिर भारत का कोई भी राज्य बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयार हो। वहीं जिस तरीके से पूरे देश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हम अलग अलग राज्यों की स्थिति आपको बताएंगे। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी स्थिति अब अनियंत्रित होती जा रही है। ऐसे में सख्त कदम वहां पर भी दिल्ली सरकार उठा रही है। सख्त आपको बता दें कि होटल्स बंद कर दिए गए हैं, कैफेज, रेस्टोरेंट सब बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो लापरवाही ना बरतें। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2716 मामले अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। 1000 और करीब दिल्ली में 1000 कम 1796 मामले दर्ज किए गए हैं और दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर आज सीएम केजरीवाल मीडिया से बात भी करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, इन आंकड़ों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर स्थितियां कितनी भयावह हैं, कितनी भयानक हैं और आगे भविष्य में क्या नतीजा इसका होने वाला है। साथ साथ इन आंकड़ों को हम आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में 9 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संक्रमण दर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि 4 गुना अब हो चुका है और राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते पहले 26 दिसंबर को 290 कोरोना के मामले आए थे, जो 27 दिसंबर को बढ़कर अब 331 हुए, 28 दिसंबर को बढ़कर 496 हुए, 23 दिसंबर को केस 923 पहुंच गए, 30 दिसंबर को 1313 और 31 को 1796 केस आए, जबकि 1 जनवरी को 2716 कोरोना के मामले दर्ज किए गए। अब आंकड़े आपके सामने हैं, आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की स्थितियां अब उत्पन्न होती जा रही हैं और इनसे किस तरीके से बचा जाए। कोरोना के आंकड़े किस तरीके से डराने वाले हैं, ये डरा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि लापरवाही ना बरती जाए, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह होते हुए दिख रहे हैं। न केवल दिल्ली का ये हाल है, बल्कि अलग अलग राज्यों के आंकड़े भी हम आपको समझाएंगे। हर राज्य में इस वक्त कुछ ऐसी स्थितियां हैं, आंकड़े लगातार दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर पल वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, सतर्कता बेहद जरूरी है। और कोविड के समय में, कोविड काल में हमें 2 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हम सबको पता है कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, तो लापरवाही हमारी ओर से ना बढ़ती जाए, इसलिए हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्तर पर पूरी कोशिश करने की जरूरत है। दिल्ली के आंकड़े हमने आपको समझाए, महाराष्ट्र के आंकड़े आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जहां पर कुछ दिन पहले तक 3000 या 4000 केसेस दर्ज किए जा रहे थे, आज वहां पर 9000 से ज्यादा मामले 24 घंटे के भीतर दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर कोरोना के आंकड़ों की बात, ओमिक्रॉन के आंकड़ों की बात की जाए तो वो भी दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में डर जरूर है, लेकिन साथ साथ लापरवाही भी है और जो लोग लापरवाही बरतते हैं उन्हीं की वजह से बाकी जो लोग सावधानी बरतते हैं उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में नए कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 9170 मामले दर्ज किए गए, जबकि एक दिन पहले 24 घंटों में मरीजों की संख्या 8067 थी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 6 नए मामले आने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या 460 हो गई है। अंदाजा लगाइए, 460। और मुंबई में कोरोना के 6347 मामले दर्ज किए गए हैं। क्या स्थितियां इस वक्त हैं पूरे महाराष्ट्र में, आंकड़ों के जरिए आप ठीक ढंग से अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने साफ कह दिया है कि अगर लोग लापरवाही करेंगे तो कोरोना के आंकड़े इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा वो आप सुनिए। मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर टास्क फोर्सची मीटिंग झाली, त्याला राजेश टोपे बाकीचे सगळेजण होते। या संदर्भामध्ये साधारण दररोजचा आकडा लक्षामध्ये घेऊन किती पट्टीमध्ये पेशंटची संख्या वाढतीये
ते बघून त्याबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल. पण पेशंटची संख्या फार गतीनं जर वाढायला लागले तर नाईलाजाने अजून कठोर निर्णय घेण्याची. तो देखा आपने महाराष्ट्र में किस तरीके से स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और खुद वहां के डिप्टी सीएम अजीत पवार को सामने आकर लोगों से इस बात की अपील करनी पड़ी और कहा कि लापरवाही अगर बढ़ती गई तो स्थितियां और ज्यादा बेकार हो जाएंगी. वहीं मुंबई की दादर सब्जी मंडी की अगर बात की जाए तो वहां पर लोग लापरवाही बहुत ज्यादा बरत रहे हैं. भीड़ देखने को मिल रही है. लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि आखिर स्थितियां कितनी ज्यादा पहले से ही बिगड़ चुकी हैं और इनका भविष्य अगर देखा जाए आप सोच सकते हैं कि अगर इस वक्त इतने आंकड़े आ रहे हैं तो बाद में इनका क्या हाल होगा. अस्पतालों की क्या सिचुएशन, क्या व्यवस्थाएं वहां पर उस वक्त देखने को मिलेंगी. इसलिए बेहद जरूरी है कि लोग बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही ना बरतें. दादर सब्जी मंडी में भी लगातार भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ जो कि लापरवाही कर रही है, बेपरवाह है. न चेहरे पर मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है. लोगों के भीतर डर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है. मुंबई के दादर सब्जी मंडी के लोग कोविड नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में वहां पर सख्ती बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि इन तमाम लोगों की वजह से लापरवाही बढ़ती जा रही है और ये लापरवाही पूरे के पूरे मुंबई वासियों के लिए भारी पड़ सकती है. मुंबई पे लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन का जो संकट है वो बरकरार है. लगातार मुंबई में जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. इस वक्त हम मुंबई के दादर सब्जी मंडी में मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी. आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है. कई सारे लोग इस दादर सब्जी मंडी में सब्जी की खरीदारी करने पहुंचे हैं, लेकिन सब्जी की खरीदारी करते दौरान लोगों को जो है वो कोरोना का कोई भी नियम कानून पालन करते नजर नहीं आ रहे. कई सारे लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा, ना तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग. आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे के करीब करीब खड़े हैं. ना तो लोगों को अपनी चिंता है, ना तो लोगों को दूसरों की चिंता है, क्योंकि अगर लोग खुद का ध्यान रखेंगे तभी वो दूसरों को भी कोरोना फैलने से बचा सकते हैं. लेकिन आप इस मार्केट की तस्वीरें देखकर ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई के लोगों को अब कोरोना का कोई भी डर नहीं लगा हुआ है. लगातार मुंबई में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी भी कोरोना का डर नहीं है. लोग बेफिक्र होकर मार्केट और सार्वजनिक जगहों पे लगातार भीड़ इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं. तो मुंबई की स्थिति आपने देखी, महाराष्ट्र की स्थितियां हमने आपको बताई, साथ साथ अलग अलग राज्यों के आंकड़े हम आपको गिनाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे. उत्तर प्रदेश ले चलते हैं आपको, वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त है, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामलों पर, पूरे आंकड़ों पर नियंत्रण लगाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. उनकी ओर से आपको बता दें कि अस्पतालों में अब मॉक ड्रिल किया जाएगा, यानी कि वहां की व्यवस्थाएं परखी जाएंगी. 3 जनवरी से मॉक ड्रिल की शुरुआत होने वाली है और क्या क्या व्यवस्थाएं फिलहाल अस्पतालों में की गई हैं, बेड्स कितने बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किस तरीके से प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है, ये सभी चीजें उसमें शामिल है. तमाम कदम है क्योंकि वैक्सीनेशन देखिए बेहद जरूरी है, वो भी दोनों डोज वैक्सीनेशन होनी चाहिए. इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस चीज को अच्छे से समझते हैं और ऐसे में आपको बता दें कि 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल्स किए जाएंगे. अस्पतालों की जो बेड्स है वहां की व्यवस्था परखी जाएगी. वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए उस पर बात होनी है और साथ साथ किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए. किशोरों का वैक्सीनेशन किस तरीके से हो, जागरूकता अभियान किस तरीके से चलाया जाए, बाहर से आने वालों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग किस तरीके से की जाए, जिलों में कोविड कंट्रोल रूम को किस तरीके से एक्टिव रखा जाए. ये तमाम वो कदम होंगे जो उठाने की कोशिश अब की जाएगी. साथ साथ 3 जनवरी से मॉक ड्रिल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तमाम अस्पतालों में किया जाएगा ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उनको परखी जाए. तो देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ जम्मू में और यहाँ की व्यवस्था आपको एक बार जरूर दिखा दूंगी. यहाँ देखिए ये इस वक्त ये तमाम श्रद्धालु हैं. ठीक है मेरे पीछे ही वैष्णो देवी का मंदिर है, वो पहाड़ है त्रिकुट पर्वत, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर ये फ्रिस्किंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ से जांच होती है और फिर उसके बाद जो लोग हैं वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं. जागरूक जरूर है श्रद्धालु, लेकिन कुछ इक्का दुक्का चेहरे ऐसे हैं जो लापरवाही कर देते हैं और ऐसे में इन पर भी सख्ती बरतने के लिए यहाँ पर प्रशासन ने भरपूर तैयारी कर रखी है. अलग अलग जगहों पे कोविड पॉइंट्स बनाए गए हैं, यानी कि वहाँ पर उनकी जांच होगी, टेस्टिंग ट्रेसिंग होगी, उसके बाद उनका टेस्ट होता है, फिर वो आगे बढ़ते हैं और चढ़ाई चढ़ते हैं. यानी कि तमाम व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है, लोग लापरवाही ना बरतें. बीच बीच में अनाउंसमेंट भी श्राइन बोर्ड की ओर से होता रहता है, प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर है. साथ साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, फोर्स यहाँ पर मौजूद रहती है और अगर मास्क उनके चेहरे पर नहीं होता है तो उन लोगों को टोका जाता है. सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ती जाए, पूरी कोशिश की जाती है. लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर
तमाम श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं, ऐसे में उनको दिक्कत ना हो, प्रशासन को कोई दिक्कत ना हो, कोविड के नियमों का पालन किया जाए, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से की जा रही हैं। और तमाम जो लोग हैं वो भी अब जागरूक कुछ जरूर हैं। तो यहाँ की सिचुएशन हमने आपको समझाई, साथ साथ अब आपको हरियाणा ले चलते हैं। वहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने इससे पहले ही बताया था, कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी एक्शन मोड में आ गए हैं। 12 बजे उनके द्वारा एक मीटिंग की जानी है, एक बैठक की जाएगी, जिसमें तमाम जिलों के डीएम उनके सामने पेश होंगे, वो अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। फिर उसके बाद आगे किस तरीके से नियमों को और ज्यादा सख्त किया जाए उस पर चर्चा हो सकती है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं, क्योंकि ऐसे जिलों में लोग सबसे ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही उनकी ओर से ना बरती जाए और ये लापरवाही उन पर ही कहीं भारी ना पड़े, इसलिए ये पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, ये तमाम जगहें ऐसी होंगी, पब्लिक प्लेसेस ऐसी होंगी जो पूरी तरीके से बंद होंगी, यानी कि कोई भी यहाँ पर आना जाना नहीं कर सकता है। और ये सख्तियां जरूरी भी थी, क्योंकि हरियाणा में भी केसेस लगातार बढ़ रहे थे, आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में सरकार को ये सख्त कदम उठाना पड़ा। खासतौर पर 5 जिले ऐसे हैं जहां पर ये सख्तियां बढ़ती गई हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल बेपरवाह और लापरवाह हो गए थे। ना चेहरे पर उनके मास्क था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा था। खुद आज भी एक बैठक होने वाली है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ये बैठक लेंगे, लेकिन उस बैठक के बाद क्या फैसले लिए जाते हैं, किस तरीके से सख्ती और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, ये बड़ी खबर है जो हरियाणा से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर वहां पर एक बैठक लेने वाले हैं। दिन के 12 बजे बैठक होगी और तमाम जिलों के डीएम उस वक्त उनके साथ मौजूद होंगे। इस बैठक में क्या चर्चा होती है, किस तरीके से कोविड नियमों का पालन लोगों को कराया जाए, वो कैसे जागरूक हो, वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए, इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक आज हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसने सरकार की चिंता तो बढ़ाई दी है। खुद मनोहर लाल खट्टर जो कि सीएम है हरियाणा के, वो अब एक्टिव हो चुके हैं पूरी तरीके से, इसलिए ये तमाम चीजें अब बेहद जरूरी हो गई हैं, क्योंकि कोरोना और ओमिक्रॉन लगातार अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में लोगों पर सख्ती लगाना, उन पर पाबंदियां लगाना, उन पर अंकुश लगाना कि घर से वो बहुत कम से कम ही बाहर निकले, अगर बहुत जरूरी है तो ही वो घर से बाहर निकले, इन तमाम चीजों को लेकर अब सख्तियां और ज्यादा बढ़ा दी जाएंगी। और इसी को लेकर आज 12 बजे दिन में एक बैठक भी है। मनोहर लाल खट्टर उस बैठक में मौजूद रहेंगे, अध्यक्षता करेंगे। साथ साथ कई जिलों के डीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तमाम डीएम अलग अलग अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे जिलों की, कि आखिर वहां पर क्या आंकड़े हैं, क्या सिचुएशन वहां पर है और उनकी क्या तैयारी है, अस्पतालों की क्या तैयारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना एम्स अस्पताल में 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। बड़ी खबर इस वक्त पटना से सामने आ रही है, बिहार के पटना से, जहां पर पटना एम्स में 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि देखिए ये भयानक स्थिति है, क्योंकि डॉक्टर जो कि खुद इलाज करता है मरीजों का, वो कोविड पॉजिटिव पाया जाता है। ये चिंता का विषय है, सोचने वाला विषय है। और अब इसके बाद हो सकता है कि आगे भी टेस्टिंग और ट्रेसिंग की जाए और जो लोग सब इन 2 डॉक्टरों के संपर्क में आए हैं उनसे संपर्क साधा जाए और उनकी भी टेस्टिंग अब की जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पटना एम्स में 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये वाकई डराने वाली खबर है और भयानक खबर है। हालांकि कौन से वेरिएंट से वो संक्रमित पाए गए हैं, इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स जाते हैं, उसके बाद ही पता चल पाता है कि आखिर कोरोना का ये कौन सा वेरिएंट है, डेल्टा है या फिर ओमिक्रॉन है। फिलहाल आपको ये बता दें कि दोनों डॉक्टर्स को क्वारंटीन कर दिया गया है। अब हो सकता है प्रशासन आगे सख्त कदम उठाए और जितने भी उनके संपर्क में लोग आए हैं, उनके संपर्क में जो मरीज आए हैं, उनका टेस्ट किया जाए। इसके बाद ये पता चले कि आखिर ये मरीज कहां कहां गए थे, किन किन के साथ इन्होंने संपर्क किया। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो है बिहार के पटना से, जहां पर आपको बता दें कि पटना एम्स में 2 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो पटना के दानापुर एम्स में 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, हर राज्य की चिंता इसने बढ़ा दी है। लेकिन ये जो खबर है वो बिहार के पटना से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि पटना एम्स में 2 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस वक्त चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इन 2 डॉक्टर्स के संपर्क में और कितने लोग आए हैं? बिल्कुल, देखिए पटना एम्स में 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही क्योंकि डॉक्टर एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, तो और कई डॉक्टरों की कोरोना जांच की जा रही है और हो सकता है कि और कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाएं। और इसके साथ ही जो पटना
NMCH है वहां पर भी 17 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके संपर्क में आने वाले 70 डॉक्टरों की जांच की जा रही है और माना जा रहा है कि और कई लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये पटना में 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जिसमें एक एम्स जिसमें 2 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही NMCH जहां पर 17 जूनियर डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया जा रहा है और इसके अलावा जो लोग भी पाए गए होंगे जिनमें भी कोरोना पाया जाएगा उन सबको आइसोलेट किया जाएगा और इन डॉक्टरों को आइसोलेट रहने की सलाह दी गई है, आदेश दिया गया है। यानी कि इन दोनों डॉक्टरों को जितने भी मरीज आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, अब उनकी टेस्टिंग और ट्रेसिंग होगी, क्योंकि ये डराने वाली खबर है। एक डॉक्टर जो खुद मरीजों का इलाज करता है, वो जब कोविड पॉजिटिव आता है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या सिचुएशन या फिर क्या स्थितियां पैदा होंगी। प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी इसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से विकसित कर सकता है। हमें देश के कोने कोने से कुछ ऐसे युवा बच्चे मिले हैं जो हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में अपनी प्रतिभा से आपको अचंभित कर देंगे। और आज हम आपको चंडीगढ़ के जयवीर मक्कड़ से मिलवाएंगे। चंडीगढ़ के रहने वाले 13 साल के जयवीर मक्कड़ की प्रतिभा का हर कोई कायल है। 5 साल की उम्र से घुड़सवारी कर रहे जयवीर का कोई सानी नहीं है। उनके नाना रिटायर्ड कर्नल ओपी दहिया अपने फार्म हाउस पर घोड़े पालते हैं, जिसकी वजह से जयवीर की घुड़सवारी में दिलचस्पी जगी। Horse riding was just one of the most fun sports back then, and also I have had a liking towards animals, horses, dogs, all kinds of animals, so it was fun. चंडीगढ़ हॉर्स राइडिंग स्कूल में उन्होंने घुड़सवारी के गुर सीखे और जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप की कई कैटेगरी समेत चंडीगढ़ और दिल्ली हॉर्स शो में मेडल जीतकर परिवार का नाम रोशन किया। दिसंबर 2020 में जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जयवीर को बेस्ट राइडर के खिताब से भी नवाजा गया। He won 3 gold medals at the last Junior Nationals 2020 at New Delhi. That was by far amazing, and he got the best rider trophy at the Nationals, which is good. जयवीर ने कम उम्र में ही भारत में शो जंपर का मुकाम हासिल कर लिया है। आने वाले समय में जयवीर सीनियर इवेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। उनका सपना ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी करने का है और वो मानते हैं कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।